Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 8 of NORCET mini mock test series. So as you already know, मैंने NORCET mini mock test series स्टार्ट किया है जिसमें बेसिकली हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे. That is based on like clinical scenario, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे. So that like before NORCET आपको एक आइडिया मिले कि किस तरीके से हमें MCQ को अप्रोच करना है, कैसे हमें सॉल्व करना है. ठीक है ना. सो हम कुछ 10 to 15 MCQ हम डिस्कस करते हैं. सो टुडे इज द पार्ट 8. ओके. सो आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो होप सो अच्छी चल रही होगी. ठीक है ना. सो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है ना, टॉपिक ऑफ टुडेज नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट, दैट इज हाइपोकेलेमिया. एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू ऑलरेडी नो कि एक हाइपोकेलेमिया और एक हाइपरकेलेमिया, ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पोटेशियम इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से एक MCQ तो 110% कन्फर्म है. आइदर लाइक कॉजेज या फिर मैनेजमेंट या फिर ECG चेंजेस, किसी भी तरीके से एक MCQ कन्फर्म है कि इस टॉपिक से आता ही आता है. तो इस टॉपिक को आपको किसी भी हालत पे छोड़ के नहीं जाना है. आपको हाइपोकेलेमिया और हाइपरकेलेमिया बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है. सो हाइपरकेलेमिया पे ऑलरेडी मैंने MCQ करा दिया है. ठीक है. आज हमारा टॉपिक है हाइपोकेलेमिया से. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ nurse review the ECG of a patient with hypokalemia, right? So एक नर्स है, शी इज रिव्यूइंग द ECG ऑफ अ पेशेंट विथ हाइपोकेलेमिया. पेशेंट को हाइपोकेलेमिया है. विच ECG चेंज इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो बिफोर लाइक हम प्रोसीडिंग द ऑप्शंस, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ECG चेंजेस इन हाइपोकेलेमिया में क्या होता है और ECG चेंजेस इन हाइपरकेलेमिया में क्या होता है. बिकॉज अंटिल अनलेस हमें ये पता नहीं होगा, हम ऑप्शन को हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, राइट? सो this is something very very important. ECG changes in hypokalemia. ठीक है ना. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हाइपोकेलेमिया में ECG चेंजेस में क्या क्या मिलता है, अच्छे से याद कर लो. दैट इज फ्लैटनिंग. क्या होता है? फर्स्ट फ्लैटनिंग, और क्या होगा? इन्वर्टेड टी वेव होगा. फ्लैटनिंग और इन्वर्टेड टी वेव, दिस इज द अर्लीस्ट साइन, कॉमन एंड अर्लीस्ट साइन. अगर एग्जाम में इस तरीके का भी MCQ आ गया कि विच वन इज द कॉमन और अर्लीस्ट साइन, सो दैट इज द फ्लैटनिंग और इन्वर्टेड टी वेव. दिस इज द अर्लीस्ट फाइंडिंग, है ना. सो हमारा ये P वेव होता है एंड ये हमारा QRS कॉम्प्लेक्स है एंड ये हमारा T वेव है. सो स्टार्टिंग में क्या होगा? T वेव क्या होगा? या तो फ्लैट होगा एंड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? इन्वर्ट होने लग जाएगा. सो दिस इज द कॉमन एंड अर्लीस्ट साइन. ठीक है ना. उसके बाद और क्या क्या साइन देखने को मिलता है? उसके बाद दिस द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द प्रोमिनेंट U वेव. प्रोमिनेंट U वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ठीक है ना. सो आइडियली U वेव होता है प्रेजेंट, क्योंकि ये जो पेपिलरी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो बताता है ये ECG फाइंडिंग में. सो U वेव तो होता है बट ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है, इतना अच्छे से दिखता नहीं है. बट अगर U वेव प्रोमिनेंट हो जाए सो इट इज सीन इन हाइपोकेलेमिया. ओके. सो फर्स्ट क्या था? फ्लैटनिंग और इन्वर्टेड टी वेव, क्योंकि जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रहा है वो डिले हो रहा है. बिकॉज ऑफ हाइपोकेलेमिया जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है वो डिले हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो टी वेव है वो फ्लैटनिंग एंड इन्वर्टेड टी वेव होता है. सेकेंड इज द प्रोमिनेंट U वेव. एंड थर्ड लाइन क्या है? थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ST सेगमेंट क्या होगा? डिप्रेशन होगा. ST सेगमेंट डिप्रेशन, ST सेगमेंट डिप्रेशन, ST सेगमेंट डिप्रेशन होगा. एंड द फोर्थ इज द QT इंटरवल प्रोलोंगेशन. QT इंटरवल क्या होगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा. QT इंटरवल प्रोलोंगेशन हो जाएगा. एंड आप अभी भी अगर मैनेज नहीं करोगे तो धीरे धीरे लाइक एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, देन कार्डियक अरेस्ट, देन डेथ भी हो सकता है. ठीक है ना. सो ये फाइंडिंग आपको एकदम टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए. सबसे पहले क्या होगा? दैट इज द फ्लैटनिंग और इन्वर्टेड टी वेव हो जाएगा. U वेव प्रोमिनेंट हो जाएगा. ST सेगमेंट डिप्रेशन हो जाएगा. QT इंटरवल प्रोलॉन्ग होने लग जाएगा. एंड देन अगर बहुत ज्यादा सीवियर हाइपोकेलेमिया होगा तो एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, कार्डियक अरेस्ट, एंड देन डेथ भी हो सकता है. ठीक है ना. जैसे हाइपरकेलेमिया एंड हाइपोकेलेमिया बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों अगर या तो पोटेशियम ज्यादा हुआ या तो पोटेशियम कम हुआ, सीधा ये हार्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है. सो कार्डियक अरिथमियाज होने की सबसे ज्यादा चांसेस है. ठीक है ना. जैसे हमने हाइपरकेलेमिया में पढ़ा था तो यही है. ठीक है ना. सो पोटेशियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको नॉर्मल करके रखना है. देन द क्वेश्चन इज कि कितना नॉर्मल होता है. सो पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 to 5. 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमारा नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल है.
नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना है, दैट इज 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। कुछ कुछ लैब में लाइक 5.1 5.2 भी नॉर्मल माना जाता है, बट अप्रॉक्स आप समझ सकते हो 3.5 to 5। अगर मोर देन 5.5 होता है तो उसको हम हाइपरकेलेमिया बोलते हैं, एंड अगर लेस देन 3.5 होता है तो उसको हम हाइपोकेलेमिया बोलते हैं, ठीक है ना। सो 3.5 से कम होगा तो उसको हम हाइपोकेलेमिया बोलेंगे। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, उन्होंने बोला था कि हाइपोकेलेमिया का पेशेंट है तो कौन ईसीजी फाइंडिंग में क्या दिखेगा, टॉल पीक टी वेव, नो, दिस इज द साइन ऑफ हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया में टी वेव एकदम पीक हो जाता है, आपने पढ़ा होगा ना, टॉल, सिमेट्रिकल, टेंट शेप टी वेव हो जाता है ना। सो दैट इज सीन इन हाइपरकेलेमिया, नॉट इन हाइपोकेलेमिया। सो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। एस टी एलिवेशन, नो, इट इज सीन इन एम आई, सो ये नहीं होता है। प्रोमिनेंट यू वेव, यस हमने भी पढ़ा, यू वेव प्रोमिनेंट होता है, डी पढ़ते हैं। शॉर्ट पी आर इंटरवल, नो, ये भी नहीं होता है। सो आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अगर आपने भी पढ़ रखा होता है एग्जाम में ये आएगा लाइक विद इन 30 सेकेंड में, यस, लाइक आप क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़ के विद इन 30 सेकंड में ये आंसर कर सकते हो। सो देखो 1 मिनट टाइम मिलता है आपका, 30 सेकंड में हो गया, 70 सेकंड टाइम बच गया, वो 70 सेकंड को लॉन्ग वाले क्वेश्चन पे यूटिलाइज कर सकते हो। सो इस तरीके से जो इजी है, जो टॉपिक बहुत रिपीटेड टॉपिक है, उसको तो पढ़ के जाना ही जाना है, उससे आपका एमसीक्यू तो बिल्कुल ना छूटे, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो नॉसेट में आते ही आते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं, वो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखी है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक इन नॉसेट। सो प्लीज वो टॉपिक तो जरूर पढ़ के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज अ पेशेंट रिसीविंग लूप डायूरेटिक्स। देखो पेशेंट को क्या मिल रहा है, लूप डायूरेटिक्स मिल रहा है। यू नो लूप डायूरेटिक्स, दैट इज फ्यूरोसिमाइड हो गया है ना, सो दैट इज लूप डायूरेटिक्स मिल रहा है। कंप्लेन ऑफ मसल वीकनेस उसको हो रखा है, ठीक है, लूप डायूरेटिक्स पेशेंट को मिल रहा है, एंड दैट पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ मसल वीकनेस, लेग क्रैम्प्स एंड फटीग, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि हम हाइपोकेलेमिया पढ़े तो हम हाइपोकेलेमिया पे टिक कर देंगे, बट नॉसेट में तो ऐसे बताएंगे नहीं कि हाइपोकेलेमिया या हाइपरकेलेमिया, वहाँ पे तो मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा माइंड यूटिलाइज करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। सो ऑफ कोर्स यू शुड नो कि हाइपोकेलेमिया में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। सो अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर और साइन एंड सिम्टम्स सीन इन हाइपोकेलेमिया। सो देखो अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, सो न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन्स में क्या होगा कि जो न्यूरॉन्स की जो वो है ना, न्यूरॉन्स की जो एक्साइटेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा इससे, न्यूरॉन्स में क्या होगा, जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या होगा, नमनेस होगा, है ना, नमनेस होगा, ठीक है, ट्रेमर हो जाएगा, क्योंकि हाइपोकेलेमिया है ना इसलिए। सो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाएंगे, नमनेस होगा, ट्रेमर होगा, ये हमारे न्यूरॉन्स में दिखेंगे, ठीक है। न्यूरॉन्स के बाद हम हार्ट पे आते हैं। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ऑलरेडी हमने ईसीजी चेंजेस तो हमने देख लिया। सिम्टम्स में क्या होगा, वीक एंड थ्रेडी पल्स होगा, वीक एंड थ्रेडी पल्स होगा, बहुत वीक पल्स होगा, ठीक है ना, वीक पल्स होगा, और हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखते हैं, ऊपर से देख रहे हैं ना, न्यूरॉन्स हो गया, हार्ट हो गया, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा जो ब्रेथ साउंड है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, शैलो ब्रीदिंग होगा, शैलो ब्रीदिंग होगा, और जो ब्रेथ साउंड है वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, ठीक है ना, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड हो जाएगा, शैलो ब्रीदिंग हो जाएगा। सो पेशेंट किस में हो सकता है, पेशेंट को एसिडोसिस हो सकता है ना। सो डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मसल वीक हो रहा है, बिकॉज ऑफ डैट की रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी मसल वीक हो रहा है, तो शैलो ब्रीदिंग होगा, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम जीआईटी सिस्टम की बात करें तो जीआईटी सिस्टम में क्या होगा, हाइपो एक्टिव, सबसे पहले हाइपो एक्टिव बॉवल साउंड होगा, हाइपो एक्टिव बॉवल साउंड होगा, एंड देन धीरे धीरे वो क्या अपसेंट, सॉरी, धीरे धीरे वो हाइपो एक्टिव से वो अपसेंट हो जाएगा, जो बॉवल साउंड है वो क्या हो जाएगा, अपसेंट हो जाएगा, ठीक है ना, अपसेंट बॉवल साउंड। सो पहले ये हाइपो एक्टिव होगा, डिक्रीज होगा, देन अपसेंट बॉवल साउंड, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑफ कोर्स नोजिया वोमिटिंग तो होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, है ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, क्योंकि जो बॉवल साउंड है, जो मोटिलिटी है, बेसिकली जो जीआईटी मोटिलिटी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
जीआईटी मोटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ डैट हाइपो एक्टिव बॉवल साउंड हो जाएगा, नोजिया वॉमिटिंग आएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, है ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। एंड इन लेटर स्टेज में क्या हो सकता है, पैरालिटिक इलियस भी हो सकता है। अगर बिल्कुल ही जीआईटी मोटिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई तो पैरालिटिक इलियस हो जाएगा, है ना, पैरालिटिक इलियस हो सकता है। सो ये हमें जीआईटी में दिखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, सो स्केलेटल मसल में क्या होगा, स्केलेटल मसल में क्या होगा, वीकनेस होगा, सीवियर वीकनेस होता है। अगर आपने किसी हाइपोकैलेमिया पेशेंट को देखा होगा ना, तो पेशेंट को मतलब इतना वीकनेस होता है कि हाथ ऐसे ऊपर उठाने में भी दिक्कत होने लग जाती है, इतना ज़्यादा वीकनेस हो जाता है। सो वीकनेस होगा, क्रैम्प होंगे, है ना, फटीगनेस होगा, है ना। सो ये हमें स्केलेटल मसल्स में ये सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो हमने न्यूरॉन्स का देख लिया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का देख लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम का देख लिया, जीआईटी का देख लिया एंड स्केलेटल मसल्स का देख लिया, ठीक है ना। सो ये हर जगह ऐसे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। इन्होंने बोला था कि अ पेशेंट रिसीविंग लूप डायूरेटिक्स, तो सबसे पहले लूप डायूरेटिक्स क्या करता है, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम सबको क्या करता है, एलिमिनेट करता है। तो हाइपोकैलेमिया भी देखने को मिल सकता है, हाइपोनेट्रीमिया भी देखने को मिल सकता है, हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिल सकता है अगर पेशेंट लूप डायूरेटिक्स पे है। तो अगर कोई पेशेंट लूप डायूरेटिक्स पे है तो हमें ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर देखने होते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ज़्यादा कम तो नहीं हो गया, ठीक है ना। ठीक है, सो मतलब लूप डायूरेटिक्स है तो पेशेंट हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है, ठीक है। एंड ही कंप्लेनिंग ऑफ मसल वीकनेस, लेग क्रैम्प्स एंड फटीग, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। सो फर्स्ट हमारा हाइपरनेट्रीमिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग इज दैट कि पेशेंट को लूप डायूरेटिक्स मिल रहा है तो हाइपरनेट्रीमिया नहीं हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, क्योंकि पोटेशियम का लॉस होता है ना, रिटेंशन नहीं होता है। सो हाइपरनेट्रीमिया नहीं हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि हाइपरनेट्रीमिया में ना ये साइन भी नहीं होते, मसल वीकनेस, लेग क्रैम्प्स और फटीगनेस। हाइपरनेट्रीमिया या फिर हाइपोनेट्रीमिया अगर हम बोले तो बेसिकली मसल्स को इतना लाइक मसल्स में इतने सिम्टम्स नहीं दिखते जितना लाइक बेसिकली ब्रेन में आपको दिखेगा, लाइक कंफ्यूजन, मेंटल स्टेटस जो है वो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस देखने को मिलेगा, सीजर्स, ये सारी चीजें हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया में देखने को मिलता है। मसल वीकनेस ऐसा इतना नहीं दिखता है। सो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल लूप डायूरेटिक्स में हाइपरनेट्रीमिया नहीं होता एंड सेकंड थिंग इज दैट मसल वीकनेस, लेग क्रैम्प्स, ये जो सिम्टम्स है वो भी हाइपरनेट्रीमिया में नहीं होते हैं। सो ये गलत हो गया। सेकेंड थिंग इज हाइपरकैलेमिया, ठीक है। सो सेकेंड थिंग कि लूप डायूरेटिक्स में हाइपरकैलेमिया नहीं हो सकता एंड लेट्स सपोज चलो पेशेंट को बहुत ज्यादा पोटेशियम एलिवेटेड है तो चलो हो सकता है, बट ये जो सिम्टम्स इन्होंने बोला ना, मसल वीकनेस, लेग क्रैम्प्स एंड फटीग। सो देखो हमने जब हाइपरकैलेमिया पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि अर्ली में क्या होता है, अर्ली में मसल ट्विचिंग होती है, क्योंकि जो मसल की एक्साइटेबिलिटी है इंक्रीज होती है स्टार्टिंग में। सो मसल ट्विचिंग होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, मसल ट्विच होगी, मसल ट्विचिंग होगी, ठीक है ना, पैरेस्थीसिया होगा, ठीक है ना। एंड उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्रोफाउंड वीकनेस हो जाएगा, प्रोफाउंड वीकनेस, और यू कैन से दैट कि पैरालिसिस हो जाता है, असेंडिंग पैरालिसिस हो जाता है, असेंडिंग पैरालिसिस हो जाता है इन सीवियर हाइपरकैलेमिया में, ठीक है ना। सो ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है और हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है क्योंकि पेशेंट लूप डायूरेटिक्स पे है। ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि लूप डायूरेटिक्स में हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो सकता है। बट अब हम क्या देखेंगे, हम साइन सिम्टम्स में देखेंगे। तो मसल वीकनेस, लेग क्रैम्प एंड फटीग। सो हाइपोकैल्सीमिया में ना, हाइपोकैल्सीमिया में बेसिकली क्या होता है, कार्पोपिडल आपने सुना होगा, कार्पोपिडल स्पैज्म होते हैं, है ना, स्पैज्म होते हैं, ठीक है ना। सो आपने ट्रोसियो साइन, चोबस्टिक साइंस ये पढ़ा होगा, है ना, ये साइन देखने को मिलते हैं। प्लस और क्या होता है, क्रैम्प आते हैं, है ना, टेटनी देखने को मिलता है बेसिकली, है ना। तो ये सिम्टम्स होते हैं कहाँ पे, हमें हाइपोकैल्सीमिया में, ठीक है। सो इसमें उन्होंने मसल वीकनेस बोला है, लेग क्रैम्प्स बोला है, फटीग बोला है, बट उन्होंने कार्पोपिडल स्पैज्म के बारे में नहीं बोला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है हाइपोकैल्सीमिया में। सो ये भी गलत हो गया। एंड हाइपोकैलेमिया की बात करें, सो हाइपोकैलेमिया में मैंने आपको क्या बताया कि हमारा स्केलेटल मसल्स में वीकनेस, क्रैम्प ये देखने को मिलता है इन हाइपोकैलेमिया में। सो आंसर क्या होगा, आंसर इज द डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपको बेसिकली नॉसेट में करना है। यहाँ पे तो हमें पता था कि हाइपोकैलेमिया होगा, कैलेमिया होगा, बट इन नॉसेट में आपको ऐसे मिक्स क्वेश्चंस होंगे ना, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चंस करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चंस क्या बोला है कि अ पेशेंट विथ पोटेशियम, a patient with potassium level 2.6 milliequivalent per liter is on IV potassium chloride infusion. Okay. What is the priority nursing action? तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ा कि ECG चेंजेस इन
इन हाइपोकैलेमिया, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा कि साइन एंड सिम्टम्स सीन इन हाइपोकैलेमिया, तो वो दो चीजें पढ़ लिया। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एक पेशेंट है जिसका पोटेशियम 2.6 है, मतलब क्या है, हाइपोकैलेमिया है, क्योंकि 3.5 to 5 इज द नॉर्मल वैल्यू। सो 3.5 से कम है ना, सो ये हाइपोकैलेमिया का पेशेंट है। सो ऑफ कोर्स हाइपोकैलेमिया का पेशेंट है तो उसको आईवी पोटेशियम क्लोराइड इन्फ्यूजन चल रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, पेशेंट जो है वो पोटेशियम क्लोराइड इन्फ्यूजन पे है, तो आपका प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, ठीक है। सो आप एडमिनिस्टर पोटेशियम आईवी पुश, चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल, मॉनिटर कार्डियक रिदम कंटिन्यूअसली एंड इनकरेज द ओरल फ्लूइड, इनमें से कौन सा आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा। तो देखो इससे पहले हम मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं, है ना, कि मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैलेमिया। सो मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैलेमिया की बात करें, सो देखो अगर पोटेशियम कम है तो हम कैसे दे सकते हैं, कैसे हम नॉर्मल कर सकते हैं, या तो हम ओरल के थ्रू देंगे, ठीक है, या तो हम क्या देंगे, पेरेंट्रल देंगे, है ना, ओरल देंगे या फिर हम क्या देंगे, पेरेंट्रल देंगे, ठीक है, ओरल देंगे या फिर हम पेरेंट्रल देंगे। अगर हम ओरल की बात करें, अगर हम ओरल की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर हम ओरल की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम पोटेशियम रिच डाइट बोल सकते हैं पेशेंट को कि आप पोटेशियम रिच डाइट लो सो दैट आपका पोटेशियम इंक्रीज हो जाए, या फिर सेकंड थिंग क्या कर सकते हैं, हम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है ना, सप्लीमेंट दे सकते हैं, सप्लीमेंट दे सकते हैं। पोटेशियम रिच डाइट जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, बनाना हो गया, है ना, सो ये हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको अपने डाइट में इंक्रीज करना है, ठीक है। अगर इससे भी अगर नॉर्मल नहीं होगा या फिर बहुत माइल्ड हाइपोकैलेमिया में हम पेशेंट को बेसिकली हम पोटेशियम रिच डाइट लेने बोलते हैं, ठीक है, अदरवाइज सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो सप्लीमेंट में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ओरल सप्लीमेंट्स में बेसिकली हमारे पास सिरप पोटेशियम क्लोराइड होता है, सिरप पोटेशियम क्लोराइड होता है जिसको हम पोर्ट क्लोर बोलते हैं, सिरप पोर्ट क्लोर भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सो सिरप पोटेशियम क्लोराइड या फिर पोर्ट क्लोर पेशेंट को बोलते हैं लेने के लिए। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो ये पोटेशियम है ना, जो पोटेशियम सिरप जो आता है वो बहुत अनप्लेजेंट होता है। सो जब भी ये पेशेंट लेगा ना तो ये बहुत अनप्लेजेंट होता है, सो हमें पेशेंट को बोलना है कि आपको कोई जूस के साथ ले लो तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि जूस के साथ ले लो, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि पेशेंट को बोलना है कि खाली पेट नहीं लेना है, एम्प्टी स्टमक नहीं लेना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज ध्यान से सुनना, यहाँ से एग्जाम में एमसीक्यू बनता है, मैंने देख रखा है इसलिए बता रही हूँ। एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है क्योंकि नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है इसलिए, ठीक है। थर्ड थिंग हमें पेशेंट को क्या बताना है फॉर एजुकेशन पर्पस कि अगर आपको नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रखा है ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है या फिर डायरिया होता है ना, डायरिया होता है, तो आपको डिसकंटिन्यू कर दो, है ना, क्योंकि इतने सारे साइड इफेक्ट हो रहा है पेशेंट को तो कैसे ले सकता, नहीं ले सकता ना। सो नोजिया क्योंकि वो ले रहा है सिरप, उससे ज्यादा उसको वॉमिटिंग हो रहा है तो और ज्यादा लॉस हो रहा है पोटेशियम का। तो अगर बहुत आपको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, बहुत वॉमिटिंग हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, डायरिया हो रहा है, तो सिरप को क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है, स्टॉप करना है, ठीक है ना, क्योंकि डायरिया हो रहा है तो और ज्यादा लॉस हो रहा है, जितना ले नहीं रहा उतना ज्यादा लॉस हो रहा है, तो हमें डिसकंटिन्यू करना है। तो ये तो हमारा ओरल हो गया, ठीक है। बट अगर पेशेंट का सीवियर हाइपोकैलेमिया तो ओरल से तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तब तक तो पेशेंट ऊपर चला जाएगा, है ना। सो हम पेशेंट को पेरेंट्रल बोलेंगे। पेरेंट्रल में हम क्या बोलेंगे, पेरेंट्रल में हम कैसे दे सकते हैं, पेरेंट्रल में क्या क्या लाइक वो होता है, आइदर आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस ये होता है। तो यहाँ पे कभी भी हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन प्लीज माइंड में एकदम फिक्स कर लो कि कभी भी पोटेशियम को आईवी पुश जो हम एकदम स्टैट देते हैं ना, आईवी पुश नहीं देना है, कभी भी सबक्यूटेनियस नहीं देना है, कभी भी इंट्रामस्कुलर कभी भी पेशेंट को हम पोटेशियम क्लोराइड नहीं देते हैं, है ना। तो देते कैसे हैं, है ना, अगर हम नहीं हम आईवी पुश देंगे, नहीं हम सबक्यूटेनियस देंगे, नहीं हम इंट्रामस्कुलर देंगे, तो देंगे कैसे, हम देंगे इंट्रावीनस ही। बट हम या तो हम उसको डाइल्यूट करके देंगे, या तो हम उसको डाइल्यूट करके देंगे, या तो हम उसको इन्फ्यूजन के थ्रू देंगे। आपने सुना होगा ना, इन्फ्यूजन पंप के थ्रू धीरे धीरे डिलीवर होता है, सो इन्फ्यूजन के थ्रू देंगे, ठीक है ना। सो अब द सेकंड क्वेश्चन इज कि ठीक है डाइल्यूट करके दे सकते हैं या फिर इन्फ्यूजन के थ्रू दे सकते हैं, बट डाइल्यूट कितना में कितना करना है, और इन्फ्यूजन के थ्रू अगर देंगे तो कितनी देरी में देने हैं। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप पेशेंट को इन्फ्यूजन के थ्रू अगर पोटेशियम दे रहे हो तो हमेशा
5 टू 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर के स्पीड्स पे देना है। कभी भी 20 से ज़्यादा तो कभी भी एक्सीड करना ही नहीं है। मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर, नेवर एक्सीड, नेवर एक्सीड, नेवर एक्सीड, ठीक है ना। सो नॉर्मल कितना है, 5 टू 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर की स्पीड से दे सकते हो। सो ये तो हमारी इन्फ्यूजन की बात हो गई। ठीक है, अगर आप इन्फ्यूजन नहीं दे रहे हो, आप डाइल्यूट करके दे रहे हो, तो डाइल्यूशन में कैसे देना है, आपका 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो 1 मिली इक्विवेलेंट जो पोटेशियम है उसको हमें 10 ml में एटलीस्ट 10 ml नॉर्मल सलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल सलाइन, नॉट डीएनएस, नॉट आरएल। इट इज आरएल में तो तब भी कर सकते हैं बट नॉर्मल डीएनएस में नहीं करते हैं ना। सो 10 ml एनएस में, 10 ml नॉर्मल सलाइन में हमें डाइल्यूट करना है एटलीस्ट 1 मिली इक्विवेलेंट। मोर देन ऐसे नहीं कि 2 मिली इक्विवेलेंट को हमने 10 ml में कर दिया, नहीं। सो एटलीस्ट 10 को 1 को हमें 10 में डाइल्यूट करना है ना। मोर देन 1 कभी भी नहीं करना है, ठीक है। सो 1 मिली इक्विवेलेंट इन 10 ml नॉर्मल सलाइन में हमें डाइल्यूट करना है। सो ये हो गई हमारी बात, ठीक है ना। सो ये तो हमने कर दिया। प्लस पेशेंट अगर आईवी पोटेशियम क्लोराइड पे होगा तो हमें 3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। फर्स्ट कि पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर लगा हो, कार्डियक मॉनिटर लगा हो, सो दैट कंटिन्यूअसली पेशेंट का ईसीजी मॉनिटरिंग हो रहा हो, टू सी कि पेशेंट हाइपोकैलिमिया वाला साइन तो नहीं दिख रहा, या फिर पोटेशियम ज्यादा ही तो नहीं चला गया तो हाइपरकैलिमिया वाला साइन तो नहीं दिख रहा। सो कार्डियक मॉनिटर कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो ये पोटेशियम है ना, अगर पेरिफेरल लाइन से जाता है ना, सो ये बहुत इरिटेटेड ड्रग्स है। सो फ्लेबाइटिस हो गया, इन्फिल्ट्रेशन बहुत जल्दी होता है, वेन्स बहुत जल्दी खराब डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो हमें फ्लेबाइटिस के लिए, है ना, फ्लेबाइटिस के लिए प्लस इन्फिल्ट्रेशन के लिए हमें आईवी साइट को प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज दैट हमें पेशेंट का इनटेक और आउटपुट भी मॉनिटर करना है, क्योंकि जो पोटेशियम है बेसिकली किडनी फंक्शनिंग है प्रॉपर की नहीं है। सो इसलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी फंक्शनिंग भी देखना है कि पेशेंट का केएफटी वगैरह नॉर्मल है या नहीं है। एंड सेकंड थिंग कि इनटेक आउटपुट प्रॉपर होना चाहिए पेशेंट का। तो ये कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है जब पेशेंट को हम आईवी पोटेशियम देंगे तो, ठीक है ना। सो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। उन्होंने बोला था कि अ पेशेंट विद पोटेशियम लेवल 2.6 इज ऑन आईवी पोटेशियम क्लोराइड इन्फ्यूजन, what is the priority nursing action? Administer potassium IV push, never ever, अभी मैंने बताया आपको। सेकेंड, चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉट द प्रायोरिटी एक्शन, येस इट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट द प्रायोरिटी, बट सेकेंड पढ़ लेते हैं। थर्ड, मॉनिटर कार्डियक रिदम कंटिन्यूसली, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इनकरेज ओरल फ्लूइड्स। सो ओरल फ्लूइड भी चलो हम पेशेंट को इनकरेज कर सकते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा अगर पेशेंट आईवी पोटेशियम क्लोराइड इन्फ्यूजन पे है। सो दैट इज द सी इज द प्रायोरिटी एक्शन, सी इज द प्रायोरिटी एक्शन। अभी मैंने बताया ना कि जब भी पेशेंट आईवी पोटेशियम क्लोराइड पे हो तो कार्डियक मॉनिटर कंटिन्यूअस होना चाहिए, दैट इज द प्रायोरिटी। सेकंड हमारा क्या है कि पेशेंट का आईवी साइट हमें प्रॉपर देखते रहना है, इनटेक आउटपुट प्रॉपर करना है। सो ये हमारा प्रायोरिटी बेस्ड हो गया। तो अभी तक हमने ईसीजी चेंजेस पढ़ लिया, हमने साइन एंड सिम्टम्स पढ़ लिया, हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, विच रूट इज सेफेस्ट फॉर पोटेशियम रिप्लेसमेंट इन अ पेशेंट विथ माइल्ड हाइपोकैलिमिया। सो देखो, एक हमारा माइल्ड हाइपोकैलिमिया होता है, एक हमारा मॉडरेट होता है, और एक हमारा होता है सीवियर, ठीक है ना, सीवियर। सो हमने पढ़ा 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज द नॉर्मल पोटेशियम। सो लेस देन 3.5 को हम बोलेंगे हाइपोकैलिमिया। सो माइल्ड हाइपोकैलिमिया कब बोलेंगे, अगर वो 3 से 3.5, 3 से 3.5 के बीच में अगर पोटेशियम होगा तो उसको हम माइल्ड हाइपोकैलिमिया बोलेंगे। मॉडरेट कब बोलेंगे, अगर 2.5 से लेके 3 के बीच में होगा तो मॉडरेट बोलेंगे, एंड अगर लेस देन 2.5 होगा तो उसको सीवियर बोलेंगे। वेरी सिंपल, 3 to 3.5, 2.5 से 3 एंड लेस देन 2.5 इज सीवियर हाइपोकैलिमिया। तो इन्होंने बोला है कि पेशेंट जो है वो माइल्ड हाइपोकैलिमिया मतलब 3 से 3.5 के बीच में वैल्यू है, तो हम पेशेंट को बेसिकली क्या देंगे, आईवी बोलस देंगे। ये तो कभी देना ही नहीं है, आईवी बोलस तो कभी देना ही नहीं है। आईएम इंजेक्शन भी नहीं देते हैं। सो हमारे पास, और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी नहीं देते हैं, तो हम क्या देंगे पेशेंट को, ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट देंगे। तो बेसिकली माइल्ड हाइपोकैलिमिया में हम पेशेंट को ओरली ही देते हैं, ओरली ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि बहुत माइल्ड है तो ओरल धीरे धीरे वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर बहुत सीवियर या फिर मॉडरेट से भी कम अगर होता है तो हम पेशेंट को बेसिकली हम डाइल्यूट मतलब आईवी के थ्रू हम पेशेंट को पोटेशियम देते हैं, ठीक है ना। सो माइल्ड हाइपोकैलिमिया में बेसिकली हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको पोटेशियम रिच डाइट लेना है, प्लस सप्लीमेंट साथ में दे सकते हैं ना, सप्लीमेंट में हम सिरप बोटक्लोर दे सकते हैं। सो दैट इज द सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था ये, ठीक है। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईवी पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, है ना।
कैन वी गिव एन आई पुश इन इमरजेंसी? सो पेशेंट को इमरजेंसी हो या बहुत सीवियर डेफिशिएंसी हो, जो भी हो, बट कभी भी आई पुश कभी नहीं देना है, कभी नहीं देना है, भले ही जितना भी डेफिशिएंट ना हो, अगर पेशेंट का 2 भी हो पोटेशियम, तब भी हम पुश करके कभी नहीं देते हैं, ठीक है। सेकंड, शुड बी डाइल्यूटेड इन डेक्सट्रोज ओनली, बिल्कुल गलत। हम जो पोटेशियम को है वो बेसिकली हम नॉर्मल सलाइन में या फिर रिंगल लैक्टेट में भी हम डाइल्यूट करते हैं, बट बेसिकली नॉर्मल सलाइन इज द मोस्ट फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम। सो ये भी गलत हो गया। तीसरा है नेवर गिव एन आईवी पुश, यस इट इज द करेक्ट वन, कभी भी आई पुश के थ्रू नहीं देते हैं। डी क्या बोला, कैन बी इन्फ्यूज रैपिडली टू करेक्ट द डेफिशिएंसी। सुनो, अगर बहुत ज्यादा भी डेफिशिएंसी है बट हम 5 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के थ्रू की स्पीड पे हम इन्फ्यूज करेंगे। बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है तो चलो 15 कर दिया, 16 कर दिया, 17 कर दिया, बट मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा कभी भी इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा, सी होगा। इन्होंने बोला था ना विच वन इज करेक्ट, तो करेक्ट क्या है, नेवर गिवन आईवी पुश के थ्रू कभी नहीं देना, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट विथ हाइपोकेलेमिया, a patient present with hypokalemia after prolonged vomiting, the most likely cause is। तो ये वाला क्वेश्चन किस पे है, कॉज पे है। तो उससे पहले हमें थोड़ा कॉज के बारे में बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी हद तक हमने पेशेंट पढ़ लिया कि मैनेजमेंट कैसे करना है, सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं हाइपोकेलेमिया में, और हमने क्या पढ़ा था, सिम्टम्स पढ़ लिया था और ईसीजी चेंजेस पढ़ लिया था, 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लिया था। फोर्थ है कि कॉज ऑफ हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया क्यों देखने को मिलता है। तो बहुत सिंपल वे में आपको पढ़ना है। देखो, पोटेशियम कम, कॉज ऑफ पोटेशियम कम, कॉज ऑफ हाइपोकेलेमिया, तो मतलब कि पोटेशियम लॉस क्यों हो रहा है ना। सो देखो, बेसिकली पोटेशियम कम कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो अगर यूरिन के थ्रू लॉस हो रहा है, ठीक है ना, यूरिन के थ्रू हो सकते हैं, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू लॉस हो सकते हैं, या फिर स्किन के थ्रू हो सकते हैं, है ना, यही सारे साइड से, ठीक है। तो यूरिन के थ्रू हो गया, जीआईटी के थ्रू हो गया, स्किन के थ्रू हो गया, या फिर पोटेशियम की शिफ्टिंग हो गई है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब कि बाहर से ब्लड से एक्स्ट्रा सेल्यूलर से सेल के अंदर आ गया है, सेल के अंदर आ गया। अब सेल के अंदर आ गया तो पोटेशियम ब्लड में तो कमी होगा ना, सीरम पोटेशियम तो कमी हो जाएगा। सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रा सेल्यूलर शिफ्टिंग हो गई है ना, शिफ्टिंग हो गई है। या फिर और क्या हो सकता है, कोई ड्रग है, ड्रग की वजह से हो सकती है, ठीक है ना। सो अगर हम यूरिन के थ्रू बोले कि यूरिन के थ्रू लॉस कहाँ कहाँ हो रहा है, या तो पेशेंट अगर पेशेंट लूप डायूरेटिक्स पे है, अगर पेशेंट लूप डायूरेटिक्स पे है जैसे कि फ्यूरोसिमाइड है, तो पोटेशियम का क्या होता है, लॉस होता है। या फिर पेशेंट जो है वो कॉर्टिको स्टेरॉइड्स थेरेपी पे है, तो भी क्या होगा, हाइपोकेलेमिया होगा, पोटेशियम का लॉस होगा, है ना, स्टेरॉइड्स चल रहा है तो। सो ये 2 रीजन हो गया हमारा यूरिन के थ्रू लॉस होने का। इन दोनों केस में हाइपोकेलेमिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम जीआईटी के थ्रू। तो जीआईटी में अगर पेशेंट को सीवियर वॉमिटिंग हो रखा है, सीवियर वॉमिटिंग है, सीवियर डायरिया है, तो पोटेशियम का लॉस हो रहा है ना। या फिर पेशेंट जो है वो प्रोलॉन्ग एनजी सक्शनिंग पे है, नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग पेशेंट का हो रहा है, तो भी क्या हो रहा है, पोटेशियम का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। ये रीजन एकदम अच्छे से फिट कर लो माइंड में, ऐसे काइंड ऑफ स्टोरी बना के। तो यूरिन के थ्रू हो गया, जीआईटी के थ्रू हो गया। कमिंग टू स्किन, अब स्किन के थ्रू कब कब हो सकता है, या तो पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो वहां से लॉस हो रहा है, तो सीवियर डायफोरेसिस हो गया, सीवियर डायफोरेसिस हो गया, ठीक है ना। या फिर पेशेंट को कुछ वुंड है, बड़ा सा वुंड है, वुंड से सक्शनिंग हो रही है, ड्रेनेज हो रहा है, कंटिन्यूस ड्रेनेज हो रहा है, तो अगेन क्या हो रहा है, पोटेशियम का लॉस हो रहा है ना। सो वुंड ड्रेनेज हो गया, ठीक है ना, वुंड ड्रेनेज हो गया। सो ये हमारा यहाँ का हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रा सेल्यूलर में शिफ्टिंग हो गई। अब ये शिफ्टिंग कब हो सकती है, या तो पेशेंट को हाइपर इंसुलिनिज्म है, इंसुलिन बहुत ज्यादा एलिवेटेड है बॉडी में, है ना, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, पोटेशियम शिफ्टिंग करता है ना फ्रॉम सेल से, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर से सेल के अंदर। तभी के लिए हाइपरकेलेमिया में हम क्या देते थे पेशेंट को, डेक्सट्रोज विथ इंसुलिन देते थे ना, इसलिए तो सो दैट शिफ्टिंग हो जाए, ठीक है ना। सो हाइपर इंसुलिनिज्म हो गया, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, पेशेंट को हम इंसुलिन थेरेपी दे रहे हैं, इंसुलिन का इन्फ्यूजन चल रहा है, पेशेंट जो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का है, तो हम पेशेंट को इंसुलिन इन्फ्यूजन दे रहे हैं, तो भी क्या होगा, हाइपोकेलेमिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। या फिर पेशेंट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पेशेंट को हो रखा है, एल्कलोसिस में भी क्या होता है, हाइपोकेलेमिया देखने को मिल सकता है। सो ये 3 कंडीशन हो सकता है जहाँ पे पेशेंट का शिफ्टिंग हो जाएगा पोटेशियम का। अगर हम ड्रग की बात करें, सो अगर पेशेंट को कुछ ड्रग नहीं, सो इट्स डिजीज, है ना, डिजीज, क्योंकि ड्रग तो हमने ऊपर देख ही लिया, डिजीज। सो डिजीज में जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम हो गया, कुशिंग सिंड्रोम हो गया,
कुशिंग सिंड्रोम, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ये हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब कि कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब कि एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आप सबको पता है एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम एंड वाटर का क्या करता है, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करता है, एंड पोटेशियम का क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, पोटेशियम को बाहर भगाता है। सो एल्डोस्टेरोन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इन कुशिंग सिंड्रोम में, तो क्या करेगा, पोटेशियम को एक्सक्रीट करेगा, तो क्या होगा, एट द एंड पोटेशियम कम हो जाएगा। तो ये सारे हमारे कॉज है ऑफ हाइपोकैलेमिया का, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन, उन्होंने बोला था कि अ पेशेंट प्रेजेंट विथ हाइपोकैलेमिया आफ्टर प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग, तो ऑफ कोर्स हमने पढ़ा जीआईटी में अगर प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग या प्रोलॉन्ग क्या बोलते हैं डायरिया हो या फिर एनजी सक्शनिंग हो तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। द मोस्ट लाइकली कॉज इज इंक्रीज इनटेक ऑफ पोटेशियम, बिल्कुल गलत। पेशेंट को प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग हो रहा है तो क्या होगा, पोटेशियम कम होगा, मतलब इनटेक तो क्या ही इंक्रीज होगा, अगर इनटेक लेगा भी तो भी वो लॉस ही होता जाएगा। लॉस ऑफ पोटेशियम थ्रू गैस्ट्रिक सिक्रेशन, यस दिस इज द रीजन। सी क्या, शिफ्ट ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ द सेल, सो पोटेशियम का शिफ्टिंग तो नहीं हो रहा है, एंड अगर पोटेशियम का शिफ्टिंग आउट ऑफ द सेल हो रहा है तो क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, क्योंकि सेल से बाहर जा रही है ना, सो ये भी गलत हो गया। रीनल पोटेशियम रिटेंशन, अगर रीनल पोटेशियम रिटेंशन भी होगा तो हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपोकैलेमिया नहीं होगा। एंड इन वॉमिटिंग में बेसिकली जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन के थ्रू पोटेशियम का लॉस होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, पेशेंट का मोस्ट लाइकली कॉज है लॉस ऑफ पोटेशियम थ्रू द गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है, ठीक है ना। सो आंसर बी, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बेसिकली आपको ये कॉज याद करना है, ठीक है। कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, इन्होंने बोला है कि विच जीआईटी सिम्टम्स इज कॉमनली सीन इन हाइपोकैलेमिया। सो ऑलरेडी मैंने आपको सिम्टम्स बताया था सारा, कि न्यूरॉन्स में क्या देखने को मिलेगा, हार्ट में क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, स्केलेटल मसल्स में क्या होगा, और हमारे जीआईटी सिस्टम में क्या होगा। तो जीआईटी सिस्टम में क्या होगा, जीआईटी मोटिलिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया, सो डिक्रीज और एब्सेंट वोवल साउंड होगा, तो लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पैरालिटिक इलियस हो सकता है ना। सो डायरिया होगा, नो ये नहीं होगा, डायरिया बेसिकली हाइपरकैलेमिया में होता है क्योंकि वहां पे हाइपर एक्टिव बबल साउंड हो जाता है, ठीक है। हाइपर एक्टिव बबल साउंड, नो इट इज सीन इन हाइपरकैलेमिया। डिक्रीज बबल साउंड एंड कॉन्स्टिपेशन, यस अगर बबल साउंड कम होगा सो धीरे धीरे नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, एंड देन पैरालिटिक इलियस हो सकता है। सो आंसर इज सी। डी क्या बोला, एब्डोमिनल रिजिडिटी, सो एब्डोमिनल रिजिडिटी भी होगी, डिस्टेंशन होगा, रिजिडिटी हो जाएगी, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि बबल साउंड कम हो गया एंड कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसके बाद पैरालिटिक इलियस होगा, देन एब्डोमिनल रिजिडिटी वगैरह होगा। सो एब्डोमिनल रिजिडिटी बहुत सारे रीजन में, बहुत सारे कंडीशन में देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन में भी देखने को मिल सकता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ हाइपोकैलेमिया, अ पेशेंट विथ हाइपोकैलेमिया इज एट हाईएस्ट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट जो है वो हाइपोकैलेमिया का है, तो उन्होंने बोला है कि कौन सा विच इज द हाईएस्ट रिस्क फॉर, मतलब एट द हाईएस्ट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन, कौन सा कॉम्प्लिकेशन जो है वो पेशेंट को हाई रिस्क है। सो हाइपरटेंशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि हाइपोकैलेमिया में पेशेंट को क्या होता है, वीक थ्रेडिक पल्स होता है, और हाइपोटेंशन होता है, हाइपरटेंशन एज सच नहीं होता है। सो ये तो वैसे भी गलत हो गया, ये तो होता ही नहीं कॉम्प्लिकेशन, है ना। उसके बाद है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सो बेसिकली पेशेंट को क्या होता था, हमने पढ़ा था ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मसल वीक हो जाता है तो शैलो ब्रीदिंग होगा, डिमिनिश ब्रेथ साउंड हो जाएगा, है ना। सो शैलो ब्रीदिंग की वजह से CO2 का रिटेंशन होगा, ना कि एक्सक्रेशन होगा। सो CO2 का रिटेंशन होगा तो बेसिकली पेशेंट को एसिडोसिस हो भी सकता है ना, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस नहीं हो सकता, सो ये भी गलत है। सी इज द कार्डियक अरिथमिया। तो हमने पढ़ा था ECG चेंजेस में कि पेशेंट का स्टार्टिंग में T वेव जो है फ्लैट होगा, इन्वर्ट होगा, प्रोमिनेंट U वेव होगा, ST डिप्रेशन होगा, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन, है ना, और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, देन अरेस्ट भी हो सकता है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, कार्डियक अरिथमियाज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एंड इट इज लाइक मोस्ट कॉमन और मोस्ट हाईएस्ट रिस्क कॉम्प्लिकेशन होता है। सो ये एक हो सकता है आंसर। डी क्या बोला, पल्मोनरी एडिमा। सो पल्मोनरी एडिमा मतलब हाइपोकैलेमिया में एज सच नहीं दिखते हैं, सो ये भी गलत हो गया। सो आंसर क्या है, सी इज द हाईएस्ट रिस्क फॉर दिस कॉम्प्लिकेशन कार्डियक अरिथमियाज। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि पोटेशियम को एक नॉर्मल बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। हाई पोटेशियम एंड लो पोटेशियम दोनों जो है वो कार्डियक अरिथमियाज कॉज कर सकता है, सो हमें पोटेशियम पेशेंट के अंदर नॉर्मल रखना होता है, ठीक है ना। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, विच ECG फाइंडिंग हेल्प्स डिफरेंशिएट हाइपोकैलेमिया फ्रॉम हाइपरकैलेमिया, ठीक है ना। सो इन्होंने सिंपली
दोनों एक ही साथ पूछ लिया है कि कौन सा साइन जो डिफरेंशिएट करेगा। सो देखो, आपको हाइपरकैलेमिया का भी ईसीजी चेंजेस पता होना चाहिए और हाइपोकैलेमिया का भी ईसीजी चेंजेस आपको पता होना चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, है ना। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, सो एटलीस्ट ईसीजी चेंजेस तो पढ़ के ही जाओ, दोनों हाइपर और हाइपोकैलेमिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ईसीजी चेंजेस तो आपको किसी भी हालत में आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है ना। सो इन्होंने बोला है कि पीक टी वेव, सो आप याद करो, सिमेट्रिकल टी वेव, टेंट शेप टी वेव कहाँ देखने को मिलता था? हाइपरकैलेमिया में। सो ये हाइपरकैलेमिया का साइन है। वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी कहाँ देखने को मिलता था? हाइपरकैलेमिया में, ठीक है। फ्लैटेंड टी वेव एंड विथ यू वेव ये कहाँ देखने को मिलता है? हाइपोकैलेमिया में। शॉर्ट पी आर इंटरवल ये नहीं होता। सो इन्होंने बोला है कि विच ईसीजी फाइंडिंग हेल्प डिफरेंशिएट हाइपोकैलेमिया फ्रॉम हाइपरकैलेमिया। सो ये भी हमारा हाइपरकैलेमिया में आता है, ये भी हाइपरकैलेमिया में आता है, और हाइपोकैलेमिया में क्या आता है? फ्लैटेंड टी वेव विथ यू वेव प्रोमिनेंट। सो आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो आपको, आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको ईसीजी चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया भी बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो, मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि 3.5 to 5 इज द नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल। सो अगर मोर देन 5.5 से अगर ज्यादा होता है तो उसको हम बेसिकली हाइपरकैलेमिया बोलते हैं, ठीक है ना, हाइपरकैलेमिया बोलते हैं, ठीक है। सो अगर माइल्ड हाइपरकैलेमिया होगा, माइल्ड बोले तो 5.5 से 6.5 के बीच में अगर पोटेशियम होगा, तो बेसिकली क्या होगा? सबसे पहले क्या साइन देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? टी वेव। ऐसे याद करो, दोनों में, हाइपोकैलेमिया में टी वेव क्या हो रहा है? इन्वर्ट हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। इसमें क्या होगा? टी वेव क्या हो जाएगा? टी वेव इसमें क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल और टेंट शेप हो जाएगा, है ना। सो पीक, टॉल टॉल पीक टी वेव हो जाएगा, टॉल पीक टी वेव हो जाएगा, जिसको आप सिमेट्रिकल टेंट शेप टी वेव बोल सकते हो ना। सो टॉल पीक टी वेव हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज द माइल्ड हाइपरकैलेमिया में। अगर आप यहाँ पे भी मैनेज नहीं करोगे, देन पोटेशियम 6.5 to 7.5 के बीच में अगर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट हाइपरकैलेमिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे अब क्या हो जाएगा? जो पी वेव है ना, पी वेव जो है वो फ्लैट होने स्टार्ट हो जाएगा। जो पी वेव है वो फ्लैटनिंग ऑफ पी वेव क्या हो जाएगा? फ्लैटनिंग हो जाएगा, फ्लैटनिंग ऑफ पी वेव हो जाएगा, है ना। पी वेव फ्लैटनिंग हो जाएगा। उसके अलावा और क्या होगा? जो पी आर इंटरवल है ना, वो क्या होने लग जाएंगे? प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। पी आर इंटरवल क्या होगा? प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी क्या होने लग जाएंगे? वाइडेंड होने लग जाएंगे। सो वाइडनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। सो ये हमारा मॉडरेट में। अगर बहुत सीवियर अगर हाइपरकैलेमिया हो गया, डेट इज मोर देन 7.5 हो गया, सो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पी वेव यहाँ पे फ्लैट हुआ था, यहाँ पे पी वेव एब्सेंट हो जाएगा, एब्सेंट पी वेव एब्सेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड होने स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे और ज्यादा वाइड हो जाएगा। सो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? फर्दर वाइड हो जाएगा, फर्दर वाइड हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? साइन वेव पैटर्न हो जाएंगे, साइन वेव पैटर्न हो जाएगा, जिसमें मतलब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव दोनों क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएंगे। सो साइन वेव पैटर्न हो जाएगा, एंड धीरे धीरे क्या हो सकता है? वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एंड देन अरेस्ट आ सकता है पेशेंट को, ठीक है ना। सो ये आपको ये याद करना है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिससे नॉर्सेट क्रैक करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टू बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, टू बिकमिंग अ नर्सिंग ऑफिसर। ऐसे ही पोटेशियम नॉर्सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो प्लीज पोटेशियम को अच्छे से पढ़ के जाना, ओके। एंड बस मैं यही बोलूंगी कि अच्छे से पढ़ते रहो। देखो, इफ यू वांट कि आपको सक्सेस चाहिए अगर आपको, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड वर्क मतलब विदाउट हार्ड वर्क तो नहीं मिल सकता है। मतलब हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, यस। लक भी साथ में मैटर करता है, थोड़ा थोड़ा बहुत मैटर करता है। जैसे कि 99% अगर आपका हार्ड वर्क है, ठीक है, लक आपका 1% है, तो ये दोनों मिलके 100% आपको सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है ना। सो हार्ड वर्क आपको करते रहना है, लक तो हो ही जाता है, ठीक है ना। सेकेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लक हो रहा है आपके साथ। सेकेंड थिंग इज इम्पोर्टेंट कि पेशेंस रखना है।
अगर आप सोचते हो कि पेशेंस विदाउट रखे हो जाएगा सक्सेस, तो नहीं। अगर आपने सोचा है कि मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, मैं टेस्ट दे रही हूँ, मेरे मार्क्स क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, सो एकदम सडनली नहीं होगा। अगर आप टेस्ट दे रहे हो, आप धीरे-धीरे एनालाइज़ कर रहे हो इसको, है ना? पेशेंसली आप इसको एनालाइज़ करते हो, जो भी मिस्टेक है उस पे आप प्रॉपर फ़ोकस हो, काम कर रहे हो, जो भी मिस्टेक है उसको आप फिक्स कर रहे हो, सो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये क्या होगा, मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। सो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि इट्स नॉट कि आपने आज बहुत कर लिया, कल कुछ नहीं कर रहे हो तो हो जाएगा, नो। आपको कंसिस्टेंसी तो साथ-साथ रखने ही रखने हैं, धीरे-धीरे चीज़ें होगी, कंसिस्टेंसी होना चाहिए और आपको डिसिप्लिन तो होना ही होगा। डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो सक्सेस इज़ नॉट अकर, है ना? सो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। सो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड द फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस फॉर व्हाट? सैक्रिफाइस फॉर योर नींद, है ना? आपका कंफर्ट, आपको अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ना होगा, है ना? आपकी अपनी नींद थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी। आपको रील्स हो गए, स्क्रॉल हो गए, यू हैव टू सैक्रिफाइस द रील्स, स्क्रॉलिंग ऑफ रील, वॉचिंग ऑफ शॉर्ट्स, है ना? ये सारा आपको सैक्रिफाइस करना होगा, ठीक है ना? सो प्लीज़ रिमेंबर दिस 4 थिंग। अगर आप ये कर लोगे तो बहुत जल्दी आपका नॉर्सेट क्रैक हो जाएगा। नॉर्सेट 10 बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 मंथ बचे हैं, तो प्लीज़ लग कर आप लगा लो दिन-रात एक करके आप अच्छे से पढ़ लो, है ना? फर्स्ट टाइम एकदम 100% देख के छोड़ दो, है ना? ऐसा मत कि हाँ, हर बार मुझे नोट्स देते रहना है और साथ-साथ में अपने मज़े भी करते रहना है। सो एक बार मज़े करके अच्छे से लग के कर लो, ठीक है? मज़े तो आप पूरी लाइफ़ कर सकते हो, ठीक है ना? अगर नोट्स क्रैक हो जाएगा तो वो अलग मज़ा आएगा आपका, है ना? बट अगर आप सोचो कि नहीं, मुझे तो अपना स्किल्स भी सारे क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स भी देखने हैं, रील्स भी देखने हैं, मज़े भी करने हैं, तो एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकती है। तो प्रायोरिटी करो, जो आपके लिए प्रायोरिटी है, नोसेट अगर प्रायोरिटी है तो नोसेट को प्रायोरिटी दो, अगर आपको दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो चीज़ कर लो, है ना? सो प्रायोरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और बस अच्छे से पढ़ते रहो, लगे रहो, जमे रहो, दैट्स आई जस्ट वांट टू से, ठीक है? ऑल द बेस्ट एंड जमे रहो।